हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट कि मास डिफेक्ट होता क्या है। मास डिफेक्ट को समझने के लिए यानी टॉपिक का नाम है अपना मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम से। मास डिफेक्ट रियल में होता क्या है? मास डिफेक्ट को आप इस तरह से समझ लें, जैसे मान लीजिए ये आपके पास बूंदीज हैं, है ना। ये क्या है? बूंदीज हैं और इन बूंदीज को मिलाकर के आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? लड्डू कंस्ट्रक्ट करना है। मान लिया जाए कि इन सभी बूंदीज का जो मास है उसको मैं नाम दे रहा हूं, इसका मास, सभी का मास मेजर किया और सभी का सम क्या है? सिग्मा एम है। और पाया इस लड्डू जब उनको एक साथ बना लिया तब उसका मास, लड्डू का मास है वो, उसको मैंने मान लिया कैपिटल एम। तो यहाँ ये देखा जाए, हालांकि यहाँ ये नहीं होता है, इसके अंदर नहीं होता है। यदि हमने बूंदी का मास मेजर किया, मान लीजिए वो 250 ग्राम था और फिर उनसे लड्डू बना लिया, उसका मास मान लीजिए 200 ग्राम है, तो आप कहेंगे वो बाकी मास कहाँ गया? आपने देखा लड्डू बनाए थे, यहाँ तो नहीं चिपक गया, यहाँ कहीं तो नहीं है। ये आपने देखा तो पाया नहीं, कहीं नहीं है। तो आपने कहा इसका मास यदि ज्यादा था तो ये मास डिसअपियर कहाँ हो रहा है? हालांकि यहाँ इस एग्जाम्पल में नहीं होता। यदि इस एग्जाम्पल को बूंदी को हम क्या नाम दे दें? बूंदी को हम नाम दे दें न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और लड्डू की जगह हम क्या नाम दे दें? न्यूक्लियस नाम दे दें, है ना। न्यूक्लियॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। तो ये देखा गया कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास था वो न्यूक्लियस के मास से क्या था? ज्यादा था। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट बोला जाता है। हम बात करेंगे कि वो बाकी मास कहाँ गया होगा। वो बाकी मास उन सभी को, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि है क्या मास डिफेक्ट। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, सभी का सम की बात कर रहे हैं, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट बोला जाता है। तो मास डिफेक्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? डेल्टा एम इज इक्वल्स टू सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम। वेयर व्हाट इज सिग्मा एम? सिग्मा एम को हम कह सकते हैं समेशन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जहां पे क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं वेयर सिग्मा एम क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मास है, एंड व्हाट इज कैपिटल एम? इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आपने क्या नाम दिया? मास डिफेक्ट नाम दिया। अब आप ये देखें कि यदि इसको इस तरह से इस वे में रिप्रेजेंट करें, आपको कहा जाए ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होंगे? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या होता है? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी नंबर कितनी होती है? 1 2 3 4। आप अलग अलग न्यूक्लियाई में अलग अलग बताएंगे कितनी होती है। वैसे न्यूक्लियॉन्स नंबर ए होती है ना। कितनी? ए है। तो इसमें ये जो नंबर है वो ए है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, टोटल, है ना। अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन सभी के मास को प्लस कर दे आप, यानी समेशन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कौन आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या एक ही प्रोटॉन होता है? क्या एक ही न्यूट्रॉन होता है? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है? P है। एक प्रोटॉन का मास mp है, तो P प्रोटॉन का मास क्या होगा? P इंटू mp। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम क्या मान लें? n मान लें। एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो n न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? n इंटू mn।
लेकिन आप जानते हैं कि प्रोटॉन कितने होते हैं, Z के इक्वल प्रोटॉन की नंबर ये होती है, तो Z इंटू एम पी प्लस एन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करके। न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि इसमें से आप ये माइनस कर दें, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। इसको बोला जाएगा क्या, मास डिफेक्ट, है ना। ये मास डिफेक्ट, ये देखेंगे कि ये मास डिफेक्ट क्यों हुआ, किस तरह से ये जो मास है ये कहां किस फॉर्म में एपियर हो रहा है। तो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, एक कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो होता है मास डिफेक्ट का और मास नंबर का। इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, है ना। तो ये मास नंबर ध्यान रह जाएगा। डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस को ही क्या कहा जाता है, मास डिफेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, जहां पे सिग्मा एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का सम, और एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं हम कौन से कॉन्सेप्ट पे, बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। बाइंडिंग एनर्जी ये लिख लिया, मिटा रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये देखिए, है ना। अब आप बात कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट, एनर्जी के लिए E, और कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा EB से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है ये देखिए, है ना। बाइंडिंग एनर्जी, जब आपको ये बताया, आपने ये सोचा कि ये जो है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से। अब आपने ये नहीं सोचा कि जब चैप्टर नंबर 1 जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए, और रिपेल करने के लिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वो उनके बीच में एक फोर्स लगना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स के कारण वो कहाँ नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होने चाहिए, और न्यूक्लियस की कोई स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी आपने सुना है कि प्रोटॉन अलग हो गया या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से निकल के अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन तो आपने कहा था लॉस और गेन हो रहा था, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकल रहा था, आप यही कह रहे थे, है ना। तो क्या इसका मतलब, क्या कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होगी जो इनको क्या कर रही होगी, बाइंड कर रही होगी, और उसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग ये हुआ कि ये जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी बाइंड करती है, उसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जानते हो, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सभी को क्या करती है, बाइंड करती है। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, उसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कह सकते हैं, द एनर्जी विच बाइंड इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, which bind the nucleons inside the nucleus, है ना। इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इनको यदि आप ये करना है, इनको तोड़ना है, इनको अलग अलग करना है, तो आपको इसको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी इनको क्या कर सकेंगे, आप अलग अलग कर सकेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर होगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को क्या करती है, बाइंड करती है। ये बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से, जो मास डिफेक्ट था, जो मास कम हो रहा था, उस मास ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर,
और डेल्टा एम मास डिफेक्ट को आपने लिखा था ZMP है ना, प्लस क्या n, और n को लिखा था A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस m। ये बाइंडिंग मास डिफेक्ट था, और वो मास ही आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी, लिखिए इसको बाइंडिंग एनर्जी। अब हम बात करेंगे किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। लिख लिया, तो अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, देखिए इसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई बी बार, ये लगा देते हैं, यानी एक न्यूक्लियॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। आप ये कहें कि ये इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो सभी न्यूक्लियॉन्स की होती है या एक की, नहीं सभी की होती है, कंप्लीट न्यूक्लियस की। वो एनर्जी कितनी थी, डेल्टा ई बी, और इसमें कितने 1 2 3 4 या कितने, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ए, यानी ए की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा ई बी। तो 1 की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई बी डिवाइडेड बाई ए, और इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसको लिखिए आप क्या, इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस and mass number of the nucleus, है ना। और इसको मैथमेटिकली जरूर लिखना चाहिए क्या, डेल्टा ई बी बार इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बी डिवाइडेड बाई ए जहां पे क्या है, मास नंबर है। ध्यान रखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी जिस न्यूक्लियस में, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये एनर्जी क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हायर स्टेबिलिटी, है ना। उसकी क्या होगी, हायर द स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, हायर द स्टेबिलिटी। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। ध्यान रखिए बाइंडिंग एनर्जी जिस न्यूक्लियस की जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हम ये देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, है ना। अब हम ग्राफ बनाएंगे बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर पे। वैसे बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर पे बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। देखिए जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यहाँ पे इस ग्राफ पे यहाँ ये जो एक्सेस है इस पे मैं ले रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी डेल्टा ई बी बार, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मास नंबर, है ना, ए जहाँ पे क्या है, मास नंबर है। आपको ये पता होना चाहिए जैसे ये है, इसमें जैसे मान लो 4 को बाइंड करना है और इसमें ज्यादा को बाइंड करना है, यानी मास नंबर ज्यादा होने पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो हम रफली एक बार यदि बात करें, मैं यहाँ रफली बात कर रहा हूँ, फिर उन्हीं पॉइंट्स को हम लिखेंगे कि हमारे हिसाब से मास नंबर इंक्रीज होने पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। मास नंबर इंक्रीज होने पर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, और ऐसा ही होता है। लेकिन मीडियम वालों के जिनका मास नंबर क्या है, मीडियम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम।
बाद में क्या हुआ, बाद में मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होने लगती है, यानी मास नंबर बहुत ज्यादा होने पर बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगती है। ये क्या लॉजिक आ गया, इस लॉजिक को समझिए कि बाइंडिंग एनर्जी तो मास नंबर बढ़ने पे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा यदि मास नंबर 170 या उससे ज्यादा हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है, कम। क्यों होती है, देखिए जैसे मान लीजिए इसका मास नंबर कम है और किसी का मास नंबर बहुत ज्यादा है। मास नंबर जिसका ज्यादा है उस न्यूक्लियाई की, उस न्यूक्लियस की साइज भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और साइज ज्यादा हो जाएगी तो मान लीजिए ये कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है। पहले तो क्या था, इन प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, कम। मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बताया था कि चार्जेज के बीच में जो कूलम्ब्स लॉ कब लगाते हैं हम, तब चार्जेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो, ठीक ठाक हो। यदि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, मैंने लिमिटेशन में लिखाई थी कूलम्ब्स लॉ में कि 10⁻⁻15 मीटर और उससे कम हो तब तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगते। यानी जब साइज कम होती है, न्यूक्लियस की साइज कम होती है, मास नंबर कम होगा तो साइज भी क्या होगी, कम होगी। और साइज कम होगी तो इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, कम। तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं लगता, तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे, यानी कूलम्ब्स लॉ लगेगा ही नहीं। लेकिन जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा हो गया, उसकी साइज बहुत ज्यादा होगी और साइज ज्यादा होने के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से यदि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ये यहाँ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो क्या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास नंबर ज्यादा होने पर उन न्यूक्लियस की साइज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। साइज ज्यादा हो जाएगी तो कोलंबियन फोर्सेज भी आ जाएंगे और कोलंबियन फोर्सेज के हिसाब से प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। तो हमने कहा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। शुरू में मास नंबर इंक्रीज होने पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, मीडियम मास नंबर होने पर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है, देन मास नंबर बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। एक रूल और है कि जिनका मास नंबर अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई में, जिनका मास नंबर A4 या उसका इंटीजर मल्टीपल होता है ना, इस तरह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे मैं ये ग्राफ बना रहा हूं ऐसे, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एक हीलियम की बात कर रहा हूं और एक लिथियम की बात कर रहा हूं, ये 2,4 है और इसका न्यूक्लियस 3,6 है। आपके हिसाब से कौन से की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, मास नंबर इसका ज्यादा है। लेकिन ये कौन से रूल में पीछे रह जाता है, ये मास नंबर 4 का इंटीजर मल्टीपल नहीं है। तो कायदे से लिखना हमें किसको चाहिए था, लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, हीलियम की कम। लेकिन किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास नंबर है वो 4 का इंटीजर मल्टीपल है। तो यहां हम क्या लिखें, यहां लिखें हीलियम He2 उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लिथियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, कम, क्योंकि इसका मास नंबर 4 का इंटीजर मल्टीपल नहीं है। अब आगे और ले लीजिए आप, जैसे इसके अलावा आप देखें, बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की कर लीजिए। C612 है, N714। इनमें देखिए होनी किसकी चाहिए, मास नंबर के हिसाब से कार्बन की, है ना, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है और कार्बन का हमारा नाइट्रोजन की, है ना, और कार्बन की कम होनी चाहिए क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, कम है। लेकिन होती ज्यादा किसकी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कार्बन की। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन का जो मास नंबर है वो 4 का क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, C612 और N714। अब देखिए आप ऑक्सीजन ले लीजिए, O8 16 और फ्लोरीन
18। इसमें देखिए मास नंबर के हिसाब से इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा नहीं होगी, इसकी ज्यादा होगी क्योंकि साथ में इसका मास नंबर क्या है 4 का इंटीजर मल्टीपल भी है। तो ऑक्सीजन की क्या हुई O8 16 और फ्लोरीन की कम होगी, कम है ना F9 18, इस तरह से है ना। अब देखो आगे हम ये कहें कि मीडियम वालों में भी कितने की, मीडियम में जिनका मास नंबर कितना है, ए की वैल्यू कहां से कहां है 30 से लेकर के 170 तक है, यानी जिनका मास नंबर कहां से कहां है 30 से लेके 170 तक है, इनको हम मीडियम न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, मास मीडियम मास नंबर वाले। इससे कम है वो लाइट न्यूक्लियाई, इससे ज्यादा है वो हैवी न्यूक्लियाई। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, वो होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे ज्यादा। इसमें भी आप और मिडल में चले जाओ, यानी जिसका मास नंबर 50 से 80 है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितने से ज्यादा होती है, वो होती है आपके 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसमें और मिड में यदि हम बात करते हैं जिनका मास नंबर अराउंड 60 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है और करीब कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कहा फेरस मास नंबर 56, निकिल कहा आपने मास नंबर 62 है ना, कोबाल्ट, फेरस, निकल, कोबाल्ट, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। यही कारण है फेरस, निकल, कोबाल्ट नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है। पूछ लिया जाए क्या कारण है कि जो निकल नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि इसका मास नंबर अराउंड 60 है। तो जिनका मास नंबर अराउंड 60 है उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, फेरस और निकल की लगभग सेम ही होती है, इसलिए ये जैसे ये 56 और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे निकल 62 है ना। ये वो वाले हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 30 से 170 तक है ना ये। लेकिन उसके बाद में 170 से ज्यादा जाते हैं आप इस तरह से, तो बाइंडिंग एनर्जी फिर से क्या होने लगती है कम। उसका कारण समझ गए, क्योंकि कौन से फोर्सेज आ जाते हैं, कोलंबियन फोर्सेज आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होने लगती है कम होने लगती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का था, इसमें बाइंडिंग एनर्जी ले रखा है, इसमें मास नंबर ले रखा है। अब इसको लिख लेते हैं इस कर्व को, तो ये लिख लिया आपने। अच्छा तो एक साथ ही लिख लेंगे, फिर इसको मैं मिटाऊंगा लिखने के लिए क्योंकि आएगा नहीं ये। फिर ध्यान रखिए जो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है, खास करके 30 से कम है, वो लाइट न्यूक्लियाई होंगे और उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी कम, और इधर वालों की भी क्या होगी कम। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो देख रहे हो आप, ये इधर वालों की है, मीडियम वालों की है। तो यदि जिनका मास नंबर आपने कहा कम है ना, कम है 10 से कम या 30 से कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी कम होगी। और बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेस है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी उनकी लेस होगी। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो अपने आप को कैसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में जुड़ेंगे ताकि वो मीडियम न्यूक्लियाई बना ले, मीडियम न्यूक्लियस बना ले, और इस जुड़ने की प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। लेकिन ध्यान रखिए फ्यूजन के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता, क्योंकि दो न्यूक्लियस को आप जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपस में वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको क्या चाहिए बहुत ज्यादा। ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन है ये कहां पर होती है, रिएक्शन सन पर। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं या लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कम होती है।
बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो अपने आप को कैसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीडियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और मीडियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ करके एक मीडियम न्यूक्लियस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। लेकिन ये सन पे होती है, यानी क्योंकि इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, नॉर्मली हम न्यूक्लियर फ्यूजन को नहीं करवा सकते हैं लेबोरेटरी में। फिर आप ये देख रहे हैं इधर वाले जिनका मास नंबर ज्यादा है, ऐसे न्यूक्लियाई को बोला जाता है हैवी न्यूक्लियाई। और हैवी न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, कम। तो हैवी वाले अपने आप को मीडियम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टूट करके, यानी दो आपस में क्या होंगे, टूटेंगे। एक आपस में टूटेगा, टूट के टू पार्ट्स में हो गया, तो दोनों का मास नंबर क्या हो गया, मीडियम हो गया। और मास नंबर मीडियम होते ही उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये टूटना किसी हैवी न्यूक्लियस का आप टूट करके अपने आप को मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब टूटना, है ना। क्यों टूटते हैं, ताकि उनका मास नंबर मीडियम हो जाए, और मास नंबर मीडियम होते ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात समझ में आई, तो वो क्या होंगे, टूटेंगे। दूसरा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के लिए वो न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनका Z और A दोनों ही A भी इवन हो और Z भी क्या हो, इवन हो, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। Z भी इवन हो, जैसे आपने कहा He24, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ Z और A दोनों ही क्या है, इवन है। नॉर्मली जिसमें दोनों क्या हो, ऑड हो, वो क्या होंगे, ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो, वो क्या होंगे, अनस्टेबल। और जिसमें ये ऑड हो, Z की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, और A की क्या हो, इवन हो, वो भी नॉर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सेप्शन है, जैसे आपने कहा H12, दूसरा आपने कहा Li36, आपने कहा अगला B जैसे 5, 10, और आगे एक ले लेते हैं नाइट्रोजन N714। इन सभी में देख रहे हैं ये क्या है, ऑड है और ये इवन है। ऑड इवन होने पर क्या होने चाहिए, अनस्टेबल होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये हमें ध्यान रखना है, दीज आर द एक्सेप्शन। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, मास नंबर बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, देख रहे हैं आप, है ना। मीडियम वालों की जिनका मास नंबर मीडियम होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर मास नंबर बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। क्यों होती है कम, मास नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियस की साइज बढ़ने पे प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, वहां कूलम्ब्स लॉ काम करने लग जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगी। फिर ये कहा है कि नेबरिंग न्यूक्लियाई में जिनका मास नंबर 4 या उसका इंटीजर मल्टीपल होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनके ये एग्जांपल्स लिखे हैं शुरू में। फिर लिखा है जिनका मास नंबर 30 to 170, यानी मीडियम मास नंबर वाले, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें भी और मीडियम में आते हैं 50 to 80, उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। और इसमें और मिड में जाते हैं लगभग अराउंड 60 के, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फेरस और निकल इसके एग्जाम्पल हैं। इसी वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण ही वो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ये नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, आपका आंसर होगा इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम।
क्यों होती है इनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम? क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो अराउंड क्या है, 60 है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जिनका मास नंबर कम होता है, 10 से कम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम, इधर वाले, और बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो स्टेबिलिटी को अचीव करके हाई टेम्परेचर पे वो आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक मीडियम न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। ये मीडियम वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो जुड़ने को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर। इसको क्या बोलते हैं, जुड़ने को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। फ्यूजन का मतलब ये जुड़ना, है ना। दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में जुड़ने को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रहेगा। और वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ज्यादा होता है, 170 से ज्यादा, उनको हम बोलते हैं हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस में भी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण उनकी भी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। वो भी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने आप को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीडियम न्यूक्लियाई में। और हैवी वाले मीडियम न्यूक्लियाई में कब कन्वर्ट होते हैं, टूट करके। वो आप टूटेंगे और टूटने को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन। तो ये जुड़ेंगे, फ्यूजन होगा, और हैवी है वो टूटेंगे, उनका क्या होगा, फिशन होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया है, जिन न्यूक्लियस में Z और A दोनों ही इवन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जिनमें दोनों ही ऑड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और ये ऑड और ये इवन होता है वो भी अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इनमें ये इवन है और ये ऑड है, इसके बावजूद भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है। तो आप क्या बनाएंगे, इसका ये ग्राफ बना लेंगे, फिर इसके बाद में अपन लिखते हैं, है ना। ये ग्राफ बना लीजिए आप, ये बनाना आपको। फिर ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में अपन लिख लेते हैं, है ना। ये ग्राफ बनाइए, किसके बीच में है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या है, मास नंबर, और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बनाइए, फिर लिखते हैं आगे इनके बारे में। फर्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद मास नंबर, और मीडियम मास नंबर इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, देन डिक्रीज होती है। The nuclei whose mass number is the integer multiple of 4, their binding energy is more compared to neighboring nuclei। ग्राफ में बताया ना, कार्बन, नाइट्रोजन वाला, हीलियम, लिथियम वाला, ये सब जिनका मास नंबर 30 से 170 है, बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 50 to 80 है, उनके 8.7 से ज्यादा। और मिड में जाएं, जिनका 60 के अराउंड है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसी वजह से वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल। फेरस और निकल स्टेबल सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी का क्या होना, मैक्सिमम होना। वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, कम। और बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, और इस जुड़ने को बोला जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ करके अपने आप को मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। संता ये रिएक्शन होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, मैं आपको बताऊंगा। ये लिख लीजिए, तो आगे लिखते हैं। हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं, जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा होता था, यानी ज्यादा मास नंबर वाले, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या थी, कम थी, और उसके चलते वो भी क्या थे, कम स्टेबल थे, यानी ऑलमोस्ट अनस्टेबल थे। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना, ताकि उनका मास नंबर क्या बन जाए, मीडियम बन जाए, और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाए, ज्यादा। तो टूटने को, डिसइंटीग्रेट होने को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, और जुड़ने को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फिशन का मतलब टूटना। फिर आगे E1A और E1Z हैं, वो न्यूक्लियाई जनरली स्टेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखा आपने, हीलियम,
का न्यूक्लियस था, स्टेबल क्यों था? ये भी E1 और ये भी E1। ऑड ऑड वाले तो अनस्टेबल होते हैं, साथ में जिसमें Z ऑड है और E1 है वो भी क्या होते हैं? अनस्टेबल। लेकिन ये इसके एक्सेप्शंस हैं, इसमें देखो ऑड E1 ओड E1 होने के बाद में भी ये क्या है? स्टेबल है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, है ना, लिखिए इनको।